हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाएं जो है जनरली दो प्रकार की होती है, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में। तो सबसे पहला हेडिंग जो हमारा होगा प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल, तो यहाँ पर सबसे पहले इस नाम को ही हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, या आप इसको ओल्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो कार्योटिक जो शब्द बना है, ये बना है कार्योन से बना है। और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे प्रिमिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो प्रोकार्योटिक जो कोशिकाएं थी उसमें जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं था, उसमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता था। क्यों नहीं विकसित केंद्रक पाया जाता था? तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी कोशिका आप देखते हैं तो उसमें केंद्रक होते हैं, केंद्रक। और ये केंद्रक जो होता है ये बाहर की तरफ से एक झिल्ली, एक आवरण से घिरा होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपको प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस तरह के जो केंद्रक होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अविकसित केंद्रक। तो प्रोकार्योटिक कोशिका में आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा और केंद्रक कैसा होगा? अविकसित होगा। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल वो कोशिका द्रव में तैरता हुआ पाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो घिरा हुआ नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। और साथ ही साथ जब इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इस तरह के न्यूक्लियस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड। और एक और नाम है जीनोफोर। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि न्यूक्लियोइड क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रोकार्योट्स में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो ये चीज़ आपसे कभी कोई पूछ सकता है, तो इस न्यूक्लियोइड को दिमाग में रखेंगे। और साथ ही साथ जो प्रोकार्योटिक सेल्स होती है उसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का आपने नाम सुना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होगा? अब्सेंट होगा। फिर आपने गोल्जी बॉडी का नाम सुना होगा, तो गोल्जी बॉडी भी क्या है? अब्सेंट है। साथ ही साथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये भी अब्सेंट होता है। लाइसोसोम ये भी अब्सेंट होता है। यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं किस प्रकार की कोशिकाओं में? प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में। साथ ही साथ याद रखेंगे, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सर अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अगर प्रोकार्योटिक सेल्स में अगर एब्सेंट होगी तो फिर वहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन कहाँ से होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका मुख्य काम है एनर्जी फॉर्मेशन, ऊर्जा का निर्माण करना। और हम लोग कह रहे हैं कि प्रोकार्योटिक जो सेल्स है उसमें ये अब्सेंट है, तो फिर प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होगा? तो याद रखेंगे जो प्रोकार्योटिक सेल्स होती है उसमें एक स्पेशल आपको कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसे मीसोसोम बोलते हैं। जनरली अगर ये प्रोकार्योटिक कोशिका अगर मैं थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है और इनफोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। और ये मीसोसोम ही जो है एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। किसके जगह पर? माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर। यानी आपसे कोई पूछे कि प्रोकार्योटिक जो सेल्स है उसमें ऊर्जा उत्पादन किस के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे मीसोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है मीसोसोम क्या है। तो आपको पता चल गया मीसोसोम क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स होती है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। और इसका मुख्य काम है रेस्पिरेशन, यानी ऊर्जा निर्माण का कार्य करना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो
और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स की कि किन जीवों में आपको देखने को मिलता है, तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है, तो आप बताएंगे प्रोकार्योटिक सेल। साथ ही साथ याद रखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसमें भी किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आपको प्रोकार्योटिक टाइप्स की कोशिका पाई जाती है। साथ ही साथ मैंने कुछ एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे राइबोसोम का आपने नाम सुना है, किसका नाम सुना है, राइबोसोम। तो यहाँ पर 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूकार्योटिक कोशिका के बारे में। तो अभी मैंने आपको प्रोकार्योटिक बताया, अब हम लोग देखते हैं यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर इस वर्ड को भी देख सकते हैं, जैसे ये भी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो है यू मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है, वास्तविक। और ये कार्योटिक जो शब्द है किससे बना है, कार्योन शब्द से बना है। तो कार्योन का मतलब अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। तो आप इससे मीनिंग निकाल सकते हैं कि इस प्रकार की जो कोशिका होगी उसमें वास्तविक केंद्रक होगा, यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा किसमें, यूकार्योटिक सेल में। और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूकार्योटिक सेल से ही मिलकर बने होते हैं। इवन हम लोग भी जो है वो किस प्रकार की कोशिका से बने हुए हैं, यूकार्योटिक कोशिका से ही बने होते हैं। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। तो यूकार्योटिक में आपको अब याद रखना है कि इसमें विकसित केंद्रक होगा, इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोकार्योटिक जो कोशिका थी उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। इसको याद रखेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो यूकार्योटिक सेल होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। और साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, अभी मैंने बताया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, तो ये सब अब प्रेजेंट होंगे। जैसे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, लाइसोसोम है, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकार्योटिक सेल में। तो यहाँ पर अगर यूकार्योटिक कोशिकाओं में पूछा जाएगा कि ऊर्जा फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में ऊर्जा फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो अभी मैंने आपको बताया मीसोसोम में। ये हर बार एग्जाम में आता है, इस लाइन को याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और भी बातें। तो यहाँ याद रखेंगे एक राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S। याद रखेंगे 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकार्योटिक सेल में, और 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकार्योटिक सेल में। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन अगर कहेंगे तो डिस्कशन किया जाएगा। जब मैं विस्तृत इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग ये भी सिंपल बेसिक चीज़ों का ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर जीवों की बात करेंगे कि इसमें कौन से जीव आएंगे, तो जितने भी आप एनिमल देख रहे हो और प्लांट देख रहे हो वो सब मैक्सिमम किसके बने होते हैं, यूकार्योटिक सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेल में बताने का प्रयास किया, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर विस्तृत भी आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये आप कमेंट कीजिए, इसका डिटेल वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा।